हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, कम एडुकेटर सिद्धांत संथालिया फॉर सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 क्यूए। आप सभी का सीए वर्चुअल हब के चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको ध्यान होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को स्ट्रैटेजी बताया था, हाउ टू स्कोर 90 प्लस वेरी इजीली। एंड उसी रिगार्ड्स में आज हम लोग अपने कर्तव्य स्टार्ट कर रहे हैं। उस स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए, उस टारगेट को मीट करने के लिए हम लोग आज से अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन आपको याद होगा, जब मैं स्ट्रैटेजी बता रहा था, सबसे पहला चैप्टर का नाम था रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। उसका फर्स्ट पार्ट होता है रेशियो। और आज आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, हम लोग रेशियो को वन शॉट रिवाइज करने वाले हैं। हम लोग इस लेक्चर में हम लोग रेशियो को लेकर जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा देखेंगे। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है, कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स जो है वो टेकअप करने वाले हैं। एंड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकता है, इस टॉपिक से आ सकता है, वो भी टेकअप करने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपना समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेशियो। सबसे पहले अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी। कोई भी टॉपिक आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, हम लोग बेसिक से लेकर जीरो से लेकर हीरो तक जाना है, बनना है, राइट। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये रेशियो क्या होता है। सबसे पहला बात आता है रेशियो का मतलब क्या होता है। अगर आप दिख रहा होगा, रेशियो इज अ फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन, जैसे हम बोलते हैं 2/3, तो 2/3 क्या है? इट्स अ रेशियो। हाँ, इसको अगर रेशियो में लिखना है, ये एक फ्रैक्शन हुआ, लेकिन इसको रेशियो में लिखते तो कैसे लिखते हैं? 2:3। ये दो कॉलन को क्या बोलते हैं? इज टू। दो कॉलन को क्या बोलते हैं? इज टू। फ्रैक्शन के बाद क्या लिखा? आइदर प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ना फ्रैक्शन जो होता है ना, दो तरह का होता है। बेसिक चीज क्लास 3-4 का बात कर रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ना प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब, अच्छा आप जानते होंगे, एक फ्रैक्शन में ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तब उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तब उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया? जैसे 2/3 में क्या है? न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। बट अगर हम बोलते हैं 8/3, तो यहां पर क्या हो गया? न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भले ही इम्प्रॉपर है, 8/3 को भी क्या लिखेंगे हम? 8:3। 8/3 को भी क्या लिखेंगे हम? 8:3। आपको समझ आ रहा है? तो चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, सभी रेशियो, राइट। फिर आगे क्या लिखा है? विच कंपेयर्स टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर काइंड। जो दो या दो से बेसी चीज सिमिलर काइंड का कंपेयर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूं, आप लोग अभी सभी कोई क्लास 12 का एग्जाम दिए होंगे या दे चुके होंगे। आपका फ्रेंड, जैसे मान लो मेरा एक फ्रेंड आशीष और दूसरा फ्रेंड रचित, ये दो फ्रेंड है, दोनों ने क्लास 12 का एग्जाम दिया। आज आशीष का स्कोर कितना आया? आशीष का परसेंटेज आया मान लो 80%, और रचित का स्कोर कितना है? 90%। आशीष ने स्कोर किया 80%, रचित ने स्कोर किया 90%। तो ये रेशियो के हेल्प से पता मैं क्या कर पाऊंगा? मैं कंपेयर कर पाऊंगा। मतलब मैं क्या बोलूंगा कि आशीष और रचित का मार्क्स का परसेंटेज का रेशियो क्या है? 8:9। समझ में आया? 8:9 का मतलब क्या हुआ कि अगर आशीष का स्कोर 8 है तो रचित का स्कोर 9 है। अगर आशीष का स्कोर 80 है तो रचित का स्कोर 90 है। क्योंकि 80 और 90 है ना, तो हम क्या करते हैं? 80/90, ये हो गया रेशियो। आशीष बाय रचित क्या हो गया? 80/90। तो यहां 0 0 कट गया, तो क्या हो गया? 8/9 तो हो गया। करेक्ट है? यहां क्या लिखा? उसके आगे पढ़ो क्या लिखा? विच एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड as to how many times
वन क्वांटिटी इज इन्वॉल्व इन द अदर। मतलब क्या हुआ, आप एक बात समझो, अगर आशीष बाय रचित इक्वल टू अगर 8/9 है, तो क्या मैं बोल सकता आशीष इक्वल टू 8/9 टाइम्स ऑफ रचित? देखो ना, रचित का 90 है, 8/9 इंटू 90 करेंगे तो कितना आएगा, 80 तो आएगा। तो देखो आशीष का स्कोर आ गया। तो क्या हो रहा है, ये जो रेशियो आया, इसके हेल्प से क्या हो रहा है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज इन्वॉल्व इन द अदर। रचित का कितना टाइम्स आशीष का स्कोर है, ये रेशियो ही तो हेल्प कर रहा है हमको। तो रचित का 8/9 टाइम्स आशीष का स्कोर है, और ये 8/9 क्या है, फ्रैक्शन या फिर रेशियो, यस और नो? इसलिए ये रेशियो हमको हेल्प कर रहा है, वन क्वांटिटी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द अदर, वो निकालने में हमको हेल्प कर रहा है। Am I clear everyone? Am I clear everyone? ये रेशियो का क्या काम है, रेशियो का मतलब क्या है, फ्रैक्शन। बट रेशियो क्या हेल्प करता है, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का मुकाबले कितना टाइम्स है, ये चीज में भी मेरे को रेशियो हेल्प करता है। क्लियर है एवरीवन? वही यहां पर यहां बोलना चाह रहा है। हाँ, यहां पर एक चीज क्या लिखा हुआ, ऑफ सिमिलर काइंड, हम जो कंपेयर करते सिमिलर काइंड को कंपेयर, अब ऑब्वियसली आशीष का स्कोर और रचित का हाइट ये तो कंपेरेबल ही नहीं है ना, दो अलग अलग फेनोमेनन है, इसलिए ऑब्वियसली सिमिलर काइंड होना चाहिए। अगर रचित का हाइट है तो आशीष का भी हाइट कंपेयर होगा, सेम काइंड होना चाहिए। आशीष का स्कोर है तो रचित का स्कोर होना चाहिए, करेक्ट है? अब कोई बोलेगा एप्पल का वेट और ऑरेंज का प्राइस क्या ही कंपेरेबल है? नो। हाँ, एप्पल का वेट और ऑरेंज का वेट कंपेरेबल है, तो सेम काइंड होना चाहिए। कंपेयर तभी हो सकता है जब नेचर सेम होगा, जब काइंड सेम होगा, नहीं तो कंपेयर ही नहीं हो सकता। एम आई क्लियर एवरीवन, यस और नो? क्या ये फर्स्ट पॉइंट आप सभी को क्लियर है? 100% पक्का, 100% लॉक कर दे इस बात को। अब इसके बाद क्या लिख रहे हैं, इफ a is to b equal to, क्या a by b is a ratio, obviously a is to b बोलो या फिर a by b बोलो, सेम है ना, रेशियो तो है। अच्छा, यहां पर a को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और b को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। नाउ रेशियो के चैप्टर में ना न्यूमरेटर को बुलाते हैं एंटीसीडेंट, क्या बुलाते हैं, एंटीसीडेंट, और डिनोमिनेटर को बुलाते हैं कॉन्सिक्वेंट। न्यूमरेटर क्या बुलाते हैं, एंटीसीडेंट, और डिनोमिनेटर क्या बुलाते हैं, कॉन्सिक्वेंट। न्यूमरेटर को क्या बुलाते हैं, एंटीसीडेंट, और डिनोमिनेटर क्या बुलाते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ये टर्म को ध्यान रखना, सम्स में कहीं पर भी ये वर्ड यूज कर सकता है। न्यूमरेटर का मतलब एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर का मतलब कॉन्सिक्वेंट। फिर क्लियर यहां तक? फिर क्या लिखा, रेशियोज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म। जैसे रचित का और आशीष का और रचित का मार्क्स था, आशीष का 80% था, रचित का 90% था, तो मैंने रेशियो 80/90 नहीं बोला, मैंने 8/9 बोला। तो आप सब जानते होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, तुमको ये देखना पड़ता है कि क्या ये दोनों नंबर, ऐसा कोई भी नंबर है क्या, कोई एक सिंगल नंबर जिससे दोनों चीज डिवाइड हो सकता है। अगर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, आई होप आपको फैक्टर का मतलब पता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिससे वो नंबर डिवाइड हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई फैक्टर है, ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर है, जैसे तुम बताओ 10, दोनों में कॉमन फैक्टर है ना, दोनों नंबर देखो 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, इसलिए हम क्या किए 8। अब देखो देखो, अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन, वन कॉमन फैक्टर तो हमेशा ही रहेगा, वन कॉमन फैक्टर तो हमेशा रहेगा, वन छोड़कर अगर कोई भी कॉमन फैक्टर हो तो तुम उससे डिवाइड कर लेना, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर लेना, और तब जो आंसर आएगा हम लोग उसमें लिखेंगे, क्योंकि तुमको जो ऑप्शंस मिलेगा एग्जाम में हमेशा तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म पे मिलने वाला है। जैसे अगर हम बोलेंगे 15/21, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे है या फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे है या कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं सर, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 3। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, तो 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड किए तो 5 हुआ, और 21 को 3 से डिवाइड किए तो क्या आया, 7। तो मेरे को ऑप्शन में एग्जाम में क्या मिलेगा, 5/7 मिलेगा, 15/21 नहीं मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना,
अगर रेशियो तुम आंसर निकाल लिया, लेकिन ये जरूर देखना कि क्या दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या। अगर नहीं है तो वो ऑप्शन में मिल जाएगा, बट अगर है तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना, और डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो तुमको ऑप्शन में मिलने वाला है। एम आई क्लियर एवरीवन? यस और नो? इसके बाद और क्या ध्यान रखना है, फिर क्या लिखा हुआ देखो, ratios act as a basis of apportionment of a given quantity in a specified order। क्या लिखा हुआ है? रेशियो एक्ट एज अ बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर। मतलब रेशियो के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। जैसे बहुत ही कॉमन चीज बोल रहे हैं आप लोग अपने क्लास 12 में पार्टनरशिप पढ़े हैं। पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनर्स, मान लो तीन पार्टनर है, मान लो तीन पार्टनर है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। क्वेश्चन में दिया रहता था कि रेशियो क्या है, 3:2:1 मान लो, राइट। अब प्रॉफिट मान लो कितना है, 60,000 रुपीज है, या मान लो 1,20,000 रुपीज है। तो तुम यहां से इजीली ए का शेयर और बी का शेयर और सी का शेयर निकाल पाता है ना, दिस रेशियो। तो यहां पर ये रेशियो क्या किया, तुमको हेल्प किया प्रॉफिट को तीनों जने बांटने में। अच्छा ऑब्वियसली क्या ऐसा है कि ए का शेयर इसमें कितना है, 3 है, 2 की 1 है, कौन सा पार्ट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, 2 या 1? ऑब्वियसली 3, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, और 1 किसको, सी को। तो एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें ए का शेयर कितना होगा, 3:1 है, तो ए का शेयर कितना होगा, 3/6। किसका 3/6, 1,20,000 का। ए का शेयर कितना आ गया, 60,000। बी का क्या होगा, 2/6 इंटू 1,20,000 मतलब 40,000। एंड सिमिलरली सी का आ जाएगा 20,000। तो यहां पर क्या हुआ, स्पेसिफाइड बेसिस हुआ ना। ऐसे थोड़ी ना कि ए का 2/6 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ए का तो ये 3 वाला पार्ट ए के लिए, ये 2 वाला पार्ट बी के लिए। तो वही बोल रहे हैं रेशियो तुमको क्या हेल्प कर रहा है, एक गिवन क्वांटिटी था प्रॉफिट, जो कि हेल्प, ये रेशियो तुमको हेल्प किया डिस्ट्रीब्यूट करने में ए बी सी में स्पेसिफाइड ऑर्डर में, क्योंकि 3 ए के लिए, 2 बी के लिए, 1 सी के लिए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, इज इट क्लियर 100%? यस और नो एवरीवन? यस और नो एवरीवन? अब फिर क्या लिखा हुआ है, इफ अ क्वांटिटी Q increases in the ratio A:B, then the increased quantity will be given by Q into B/A। सर नहीं समझ में आया, क्या लिखा हुआ ये समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल लेंगे तुम तुरंत समझ जाएगा कि हम यहाँ बोलना क्या चाह रहे हैं। हम यहाँ बोलना क्या चाह रहे हैं तुम तुरंत समझ जाएगा एग्जाम्पल लेते ही। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज there are 50 students in a class and the ratio of number of students increases in the ratio, number of students increases in the ratio 5:7, find the new number of, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सपोज देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो है
वो इंक्रीज हो रहा है इन द रेशियो 5:7 ना। ये लाइन का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन। तुमको सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन समझने का रिक्वायरमेंट है। अगर तुम ये वाला लाइन का मतलब समझ गया तुम्हारा काम हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस इन द रेशियो 5:7, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस इन द रेशियो 5:7 मतलब कि पहले अगर 5 बच्चे थे तो अब 7 बच्चे हैं। वापस ध्यान देना, लैंग्वेज पे ध्यान देना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस इन द रेशियो 5:7, इसका मतलब क्या है कि पहले अगर 5 थे तो अब 7 है। समझ में आया? अब तो यूनिटरी मेथड, पहले अगर 5 थे तो अब 7 है, तो पहले अगर 50 थे अब कितने, अब कितने ना पता है। अब यहां पर भी ना बहुत जिनको दिक्कत होता है, सर ये तो समझ में आ गया कि 50 इंटू या तो 5/7 होगा या 50 इंटू 7/5 होगा। हम लोग को ना यूनिटरी मेथड में दिक्कत ना, जिनको दिक्कत नहीं होता वेरी गुड, और जिनको दिक्कत होता है उनको समझाना है मेरे को। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हम लोग ये जो लिखते हैं ना, ऊपर में हमेशा आता है रिक्वायर्ड और नीचे आता है अवेलेबल। जिसका वैल्यू निकालने बोला उसको ऊपर रखेंगे और जो गिवन है वो नीचे रखेंगे। जैसे अच्छा 5 मतलब ओल्ड है ना, और हो जाएगा 7 मतलब ये न्यू वाला फिगर है। तुमको क्या निकालना है? न्यू वाला फिगर निकालना है। तो जो न्यू वाला पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे। न्यू क्या है 7 और ओल्ड क्या है 5, क्योंकि ओल्ड वाला फिगर तो 50 गिवन है, हमको न्यू वाला का निकालना है। तो रिक्वायर्ड क्या है न्यू, तो न्यू वाला रेशियो ऊपर रखेंगे, ओल्ड वाला रेशियो नीचे रखेंगे। न्यू कितना है 7 और ओल्ड कितना है 5, तो 7/5 होगा इंटू 50, दैट कम्स टू 70। आपको समझ में आ रहा है? ये यूनिटरी मेथड में ना बहुत जिनको प्रॉब्लम होता है फ्रैक्शन में, कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा। ऑल्दो ये कॉमन सेंस है, 5 के बदले 50, 7 के बदले कितना होगा 70 ही तो होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग को दिक्कत होता है। मैं उन लोगों के लिए बताया, हमेशा फ्रैक्शन किस फॉर्म पे लिखते हैं, रिक्वायर्ड बाय अवेलेबल। तुमको क्या निकालना है, तुमको न्यू वाला निकालना है, तो न्यू वाला पार्ट ऊपर रहेगा क्योंकि रिक्वायर्ड ऊपर रहता है। न्यू निकालना है तो न्यू में कितना है 7 है, 7 ऊपर रहेगा तो ऑब्वियसली 5 नीचे रहेगा। ठीक है ना, तो 7/5 इंटू 50, आगे आंसर 70। अब इसी चीज को लो, देखो फॉर्मूला में ऐसा ही कुछ लिखना चाह रहा था, तो यहाँ लिखा है ना, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, Q इंटू बी बाई, यहाँ पे Q का मतलब क्या होगा, जैसे देखो इफ अ क्वांटिटी Q इंक्रीजेस, मतलब जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले कितना था, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था 50 था, 50 इज इंक्रीजिंग इन द रेशियो ए टू बी, जैसे पहले 5 था बाद में 7 हो गया, तो आंसर हम लोग क्या किया 7/5 इंटू 50 किए ना, तो ये Q का मतलब क्या हो गया 50, और a टू बी था 5:7, 5:7 का मतलब क्या होता है 5/7 ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ b/a मतलब 7/5। हमको फालतू का ये सब कुछ याद रखने का दरकार नहीं है, हमको कॉमन सेंस यूज करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस इन द रेशियो 5:7 का मतलब कि पहले अगर 5 बच्चे थे तो अब 7 बच्चे। हम तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। मेरे लिए तो ये सब कोई फॉर्मूला कुछ काम का नहीं है। ऐसे ही भले ही सबको फॉर्मूला दे रहा है बट मेरे लिए काम का नहीं है, हम तो कॉन्सेप्चुअली सोचेंगे। क्लियर एवरीवन, एवरीवन क्लियर। अब फिर क्या लिखा हुआ है, इफ अ क्वांटिटी Q डिक्रीजेस इन द रेशियो A to B, then the reduced quantity will be given by Q into B by A। ना सेम चीज पहले ऊपर में इंक्रीजेस था और नीचे डिक्रीजेस है। अगेन हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, ना कि हम लोग ये सब जो नोट्स में लिखा हुआ है तो समझने का कोशिश करेंगे, नोट्स के बजाय एग्जांपल से बात को समझेंगे। एग्जांपल, सपोज सपोज विराट कोहली scores 70 in first match of IPL and his score
decreases in the ratio decreases in the ratio 5:3 in the second match. Decreases in the ratio of 5:3 in the second match. What will be Kohli's score इसका मतलब क्वेश्चन क्या है कि अगर विराट ने फर्स्ट मैच में स्कोर कितना किया है 70, फिर उसका स्कोर इज डिक्रीजिंग इन द रेशियो विच 5:3, है ना? एक मिनट, और उसका स्कोर डिक्रीज क्या 5:3 इन द सेकेंड मैच, तो उसका सेकेंड मैच में स्कोर कितना होगा? इस क्वेश्चन का मतलब पहला मैच में विराट का स्कोर कितना है 70 है, सेकेंड मैच में स्कोर डिक्रीजेस इन द रेशियो 5:3 ना, लॉजिक वही है, सेम लॉजिक से, इसका मतलब जैसे पहले था लॉजिक वही सेम लॉजिक, बट डिक्रीजेस इन द रेशियो 5:3 का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर विराट ने फर्स्ट मैच में स्कोर 5 किया था तो अब उसका स्कोर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस इन द रेशियो 5:7 था, उसका मतलब क्या था कि पहले अगर 5 बच्चे थे तो अब 3 बच्चे हैं। सिमिलरली अगर रन्स डिक्रीजेस इन द रेशियो 5:3 मतलब पहले अगर 5 रन स्कोर किया था तो अब 3 रन स्कोर करेगा, करेक्ट है? अब विराट कोहली का स्कोर कितना होगा, मतलब अगेन यूनिटरी मेथड, पहले अगर 5 था तो अब 3 है, ओल्ड और न्यू, पहले अगर 70 था अब कितना होगा? अच्छा 70 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? रिक्वायर्ड बाय अवेलेबल, क्या रिक्वायर्ड है? न्यू वाला, और न्यू का रेशियो कितना है 3, 3 ऊपर रहेगा 5 नीचे रहेगा, आ जाएगा आंसर कितना 42, आंसर कितना आ जाएगा 42। यस और नो, यस और नो। ना ध्यान रखिएगा एक चीज और, क्यूए के पेपर में रादर पूरे सीए फाउंडेशन में बहुत जन के बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, बट सीए के एग्जाम्स में यू आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, बट नॉर्मल कैलकुलेटर। ना मैथ्स में ना बहुत सारे फंक्शंस आपको यूज करना होता है, इसलिए कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेटर है जो सही रहता है यूज करने के लिए, जैसे कि कैशियो का MJ12D, ठीक है, वो परफेक्ट है यूज करने के लिए। और भी मॉडल्स है, मैं धीरे धीरे बताते रहूंगा, बट एक आपको तुरंत ध्यान आ रहा है कैशियो का MJ12D, दैट इज परफेक्ट, अगर वो मिल जाए आप वो वाला कैलकुलेटर ले सकते हैं। और भी मॉडल्स है, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा कौन कौन सा मॉडल्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? सेम पॉइंट था एकदम, ठीक है ना? बस ध्यान रखना है ये वाला बात भी। इज इट ओके एवरीवन? चले आगे। इसका मतलब हम लोग अभी तक क्या बात किए, हम लोग अभी तक क्या बात किए, सम्स वाइज क्या ध्यान रखने का? सबसे पहला बात रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैन बी प्रॉपर, कैन बी इम्प्रॉपर। फ्रैक्शन का मतलब ए बाई बी, यहां पर ए को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, बी को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। बट इस चैप्टर में ए का मतलब एंटीसीडेंट और बी का मतलब कॉन्सिक्वेंट, ठीक है? और ये ध्यान रखना है कभी भी आप सम सॉल्व कर रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आप जो भी आंसर निकाले हैं अगर उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है उससे आप डिवाइड करके कैंसिल आउट कर दो कॉमन फैक्टर को, ठीक है ना? सो दैट दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए, उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करना। कहीं पर भी लिखा हुआ इंक्रीजेस इन द रेशियो 5:7, इसका मतलब क्या है कि पहले 5 था अब 7 हो गया। कहीं पर लिखा हुआ डिक्रीजेस इन द रेशियो 5:3, मतलब पहले अगर 5 था तो अब 3 हो गया, ठीक है ना? तो ये होता है इंक्रीजेस इन द रेशियो या फिर डिक्रीजेस इन द रेशियो का मीनिंग। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर एवरीवन। एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ब्रिजिंग ऑफ रेशियोस। और इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है? ब्रिजिंग ऑफ रेशियो। व्हाट इज ब्रिजिंग ऑफ रेशियोस? ब्रिज, अगर दो जगह के बीच में ब्रिज है मतलब क्या हो रहा है? दो जगह को जोड़ रहा है ना ब्रिज, वैसे ही दो रेशियोस को जोड़ना,
उसको बोलते हैं ब्रिजिंग ऑफ रेशियो। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ देखो, बोल रहे 2 और मोर रेशियोज कैन बी ब्रिज्ड in order to have a continuous comparison between more than 2 variables। इसका मतलब जैसे मान लो दो रेशियो दिया हुआ है, A:B कितना है 2:3 और B:C दिया हुआ है कितना 5:7। तुमको इन दो रेशियो को क्या करना, ब्रिज करना है। दो रेशियो को ब्रिज करना मतलब अगर इन दो रेशियो को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा A:B:C ना, कि B तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन मतलब तो क्या बन जाएगा ये A:B:C ना। ये कैसे करते हैं, ब्रिजिंग कैसे करते हैं? एक होता है बहुत सिंपल, एक होता है लॉन्ग तरीका, एक होता है सिंपल तरीका। देखो लॉन्ग तरीका तो क्या होता है ना, आपको हमेशा क्या करना चाहिए, जो कॉमन एलिमेंट है तुमको उनको देखना चाहिए कि कॉमन एलिमेंट में फिगर सेम है या नहीं है। कॉमन एलिमेंट में फिगर सेम है या नहीं है। जैसे यहां पर देखो 3 और 5 सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या करें, तुम इन दोनों को क्या कर लो, एलसीएम ले लो। मुझे उम्मीद है आपको एलसीएम आता है ना। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, दोनों तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आंसर कितना हो गया 15। 15 यस और नो। अब क्या करना है, तुमको इन दोनों को 15 बनाना है। तुमको अब ये सोचना होगा 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आएगा। ऑब्वियसली 3 में 5 मल्टीप्लाई करने से 15 आता है। सिमिलरली 5 में क्या मल्टीप्लाई करने से 15 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करने से। एक रेशियो में हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम दोनों में से कोई भी पार्ट में कुछ अगर मल्टीप्लाई करता है किसी भी तरफ में, दूसरे तरफ भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हुआ तो हम न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ तो हम डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई। अभी तो रेशियो सेम। अरे अगर 5/7 है पर अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, सेम वही चीज बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहां से A:B कितना है, अब यहां से क्या बन गया A:B 10:15, अब B:C 15:21। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वैल्यू सेम है ना और तुमसे अगर हम पूछेंगे A:B:C तो आंसर क्या होगा, A का वैल्यू कितना है 10 है, B का वैल्यू 15 है और C का वैल्यू कितना है 21। हमेशा ध्यान रखना जब भी कुछ रेशियोज गिवन हो और तुमको एक दूसरा रेशियो निकालने बोले, जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेना। इस बात को लिख लो, व्हेन वन रेशियो इज गिवन, when one or more ratio is given and we are asked to find other ratio, then just substitute the value, ठीक है ना। जब एक या एक से ज्यादा रेशियो गिवन है और हमको एक दूसरा रेशियो निकालने बोल रहे हैं तब खाली वैल्यू को क्या कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर कुछ कॉमन एलिमेंट है तो उनका वैल्यू सेम होना चाहिए। सेम अगर नहीं है तो क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन यही चीज के लिए एक सिंपल तरीका भी है। क्या सिंपल तरीका है, क्या सिंपल तरीका है, जैसे मेरा एग्जांपल क्या था, वापस हम लिखते हैं। मेरा एग्जांपल क्या था, A:B कितना है 2:3 और B:C कितना था 5:7। तुमको ब्रिज करना है ना, A:B:C करना है, ठीक है ना। A का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या करो, तुम दोनों रेशियो का फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2 × 5। समझ में आया। अब तुमको B का वैल्यू निकालना है, B का वैल्यू निकालना। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को देखो इन दोनों को ध्यान देना आप। तो इन दोनों में अब हम सबसे पहला वाला एलिमेंट को चेंज करेंगे और सेकेंड एलिमेंट क्या ×5 है ना, उसको ×5 रखेंगे। अब पहला वाला एलिमेंट को चेंज करेंगे। अब हम 2 के बदले क्या लिखने वाले, 2 के बदले हम 2 के बगल में जो है वो लिखने वाले। 2 के बगल में क्या है 3 है, 3 लिख दिए। आपको समझ में आया क्या, यस और नो, यस और नो। अच्छा सी का मतलब क्या है, लास्ट एलिमेंट।
ये तो लास्ट एलिमेंट है ना, तो लास्ट एलिमेंट के लिए लास्ट का दोनों मल्टीप्लाई, मतलब 3 इंटू। और ऐसे भी देखो, अब यहां पर क्या है, 3 इंटू 5 है ना, तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, 3 इंटू 5 लिखेंगे, लेकिन 2 तो ऑलरेडी चेंज कर चुके थे, लेकिन 5 चेंज नहीं हुआ है, तो 5 के बगल में क्या है, 7 है, इसलिए 3 इंटू 7, इसलिए 3 इंटू 7। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते ताकि तुमको और क्लैरिटी मिले। मैं बोल रहा हूं कि a इज टू बी इक्वल टू कितना है, 3 इज टू 4, b इज टू सी कितना है, 7 इज टू। अब क्या करना है, शॉर्टकट तरीका, प्रॉपरली तो आता है शॉर्टकट तरीका, a इज टू बी इज टू सी निकालना है। a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, तो दोनों फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों फर्स्ट टर्म क्या है, 3 इंटू 7। अब b निकालना है, हम वही 3 इंटू 7 लिखेंगे, लेकिन अब चेंज करेंगे की वैल्यू, जैसे पहले हम 3 को चेंज करते हैं, तो 3 को चेंज किससे करेंगे, जो 3 के बगल में, 3 के बगल में क्या है, 4, एक बार में एक ही को चेंज करना है, मतलब दोनों एक साथ चेंज नहीं करेंगे, जब 3 के बदले 4 लिख दिए, अब इंटू 7, हमेशा पहले वाले को चेंज करेंगे पहले, फिर सेकंड वाले को चेंज करेंगे। सिमिलरली अब जो थर्ड एलिमेंट निकालेंगे, इसी को लिखेंगे हम, लेकिन अच्छा पिछले बार क्या किए थे, हम फर्स्ट एलिमेंट को चेंज किए थे, इस बार क्या करेंगे, सेकंड वाले एलिमेंट को चेंज करेंगे, बट बेस ये रहेगा 4 इंटू, अब 7 के बगल में क्या है, 9 है, हो गया 21 टू 28। समझ में आया? अच्छा तुम प्रॉपरली करता तो क्या होता, अगर तुमको a टू b टू c चाहिए, दोनों जो कॉमन एलिमेंट है वैल्यू सेम करना होगा, तो 4 और 7 का एलसीएम कितना, 28, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आएगा, 7, और 7 में क्या मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 4, अगर यहाँ 4 मल्टीप्लाइड तो यहाँ भी 4 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड तो यहाँ भी 7 मल्टीप्लाइड, तो देखो 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21, b के लिए देखो 28 हो गया, और c के लिए 9 इंटू 4 36 हो गया। एक मैंने शॉर्टकट तरीका बताया और एक एलसीएम लेकर जो तरीका वो बताया, बट शॉर्टकट तरीका इज मोर इजी। सिमिलरली ये तो दो रेशियो को ब्रिज करना सिखाया हम, अब तीन रेशियो को ब्रिज कैसे करते, तरीका रिमेन्स द सेम, तरीका रिमेन्स द सेम। जैसे a इज टू बी कितना है, 2 इज टू 3, a इज टू बी कितना है, 2 इज टू 3, b इज टू सी कितना है, 4 इज टू, c इज टू d कितना है, 6 इज टू। अब तुमको क्या निकालना है, a इज टू बी इज टू सी इज टू डी। अब शॉर्टकट तरीके से बात करते हैं, जैसे यहाँ पे a है, a का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, तो सारे फर्स्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लो, सारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 2 इंटू 4 इंटू 6। अब सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, बेस इसको लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले एलिमेंट को चेंज करेंगे, जैसे 2 के बगल में यहाँ पे क्या है, 3 है, 2 के बदले लिखेंगे 3, और बाकी को वही रहने देंगे, 4 6। अच्छा इस बार क्या चेंज किए थे हम, फर्स्ट एलिमेंट को चेंज किया था, अब किसको चेंज करेंगे, सेकेंड एलिमेंट को, 3 को 3 रहने दिए, 4 को चेंज करेंगे, तो 4 के बगल में क्या है, 5, और 5 के 4 के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ, तो 6 रहने दिए। अच्छा इस बार हम किसको चेंज किए थे, सेकेंड टर्म को चेंज किए थे, अब किसको चेंज करेंगे हम, थर्ड टर्म को, बेस लेकिन इसको लेंगे, तो क्या पहला क्या है 3, फिर क्या है 5, और 6 के बगल में क्या है 7। समझ में आया, अकॉर्डिंगली आंसर आ गया, 2 इंटू 4 8 इंटू 6 48 इज टू 3 इंटू 4 12 इंटू 6 72, 3 इंटू 15 इंटू 6 90, 15 इंटू 7 105, 105। लेकिन अगेन इन चारों में वी हैव अ कॉमन फैक्टर, इन चारों में वी हैव अ कॉमन फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, तो 48 को 3 से डिवाइड किए तो 16 आया, 72 को 3 से डिवाइड किए तो 24 आया, 90 को 3 से डिवाइड किए 30 आया, और 105 को 3 से डिवाइड किए तो 35 आया। समझ में आया, आंसर पे क्या हो गया, 16 इज टू 24 इज टू 30 इज टू 35। किस तरह ब्रिजिंग करे, समझ में आया, तुम प्रॉपरली सॉल्व करता तो क्या होता, देखो b दोनों में कॉमन है, और यहाँ 3 एंड 4 है,
इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 3 और 4 का एलसीएम 12। 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाइड, यहाँ 4 मल्टीप्लाइड तो यहाँ भी 4 मल्टीप्लाइड। समझ में आया? अब देखो ना, ये दोनों सी भी तो कॉमन है, इनका भी तो सेम करना होगा। यहाँ देखो 15 और यहाँ पे 6 है, तो 15 और 6 का एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम कैसे लेते पता है ना? पहले 3 से डिवाइड किए तो ये 5 आया और 2 आया, तो एलसीएम क्या हो गया? 3 इंटू 5 इंटू 2 कितना आ रहा है? ये 30। ऐसे होता है ना एलसीएम, अकॉर्डिंग 30 अगर एलसीएम है, 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। लेकिन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर अगर 5 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाइड। लेकिन अगेन प्रॉब्लम हो गया, देखिए यहाँ पर b का वैल्यू कितना आ गया? 24, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? 12। अगेन इसको सेम करना होगा। आपको समझ में आ रहा है कितना लेंथी हो जाएगा? इसलिए ये ट्रिक जो है तुमको जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हाँ, 12 और 24 का एलसीएम होता है 24 ही होता है, तो यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई, आंसर हो गया। लेकिन नंबर्स कुछ और होता तो एलसीएम लेना पड़ता, फिर करना पड़ता। तो देखो 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16, बी के लिए 3 इंटू 4 इंटू 2 24, सी के लिए 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, और डी के लिए 7 इंटू 5 35। आंसर करेक्ट आएगा, बट ये शॉर्टकट तरीका तुमको जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कितना भी रेशियो आ जाए, 2 3 4 5 6, ये शॉर्टकट विल मेक योर सोल्यूशन वेरी वेरी इजी। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लो a इज टू बी है 2 इज टू 3, b इज टू सी है 4 इज टू 5, c इज टू डी है 6 इज टू 7, और d इज टू e है 8 इज टू, और यहाँ निकालना है a इज टू बी इज टू d इज टू e। क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे? पहला 4 नंबर को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48 इंटू 8, ये हो गया फर्स्ट टर्म। ना बी के लिए, बी के लिए क्या करेंगे? अच्छा इसको ठीक से लिखते पहले ताकि इजी रहेगा। टू फर्स्ट टर्म के लिए पहला सारा टर्म, पहला टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। और सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे हम? अब फर्स्ट टर्म खाली चेंज करेंगे, बाकी सारा वही रहेगा। 2 के बगल में क्या है? 3 है, 3 हो जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। फिर थर्ड टर्म के लिए बेस ये रहेगा, लेकिन अब चेंज सेकंड टर्म होगा। सेकंड टर्म क्या है? 4, 4 के बगल में क्या है? 5, 3 इंटू 5 और बाकी 6 एंड 8। अब बेस ये हो जाएगा, यहाँ पर चेंज सेकंड टर्म हुआ था, अब थर्ड टर्म चेंज होगा। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म चेंज होगा। 6 के बगल में क्या है? 7 इंटू फिर क्या है? 8 है। अब हम चेंज क्या करेंगे? इस बार मैंने थर्ड टर्म चेंज किया था, अब फोर्थ टर्म चेंज होगा। 3 इंटू 5 इंटू 7, और फोर्थ टर्म क्या है? 8 के बगल में 9। ये हो गया आंसर, ये हो जाएगा आंसर। अब जो भी सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उससे कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, समझ में आया? ये ब्रिजिंग ऑफ रेशियोज क्या है? इज इट क्लियर 100%? एवरीवन, यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो आई थिंक ये ब्रिजिंग ऑफ रेशियोज वाला पॉइंट 100% क्लियर है सभी को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपने को जो बात करना है वो है टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो, यहां क्या लिखा हुआ देखो, लेट a इज टू बी इज अ रेशियो, देन a बाई बी ग्रेटर देन 1, तो रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। एक टाइप ऑफ रेशियो का बात हो रहा है जिसका नाम है रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी मतलब कि अगर a को b से हम डिवाइड करेंगे और उसका आंसर 1 से बड़ा आए, तब इसको हम बोलेंगे रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। जानते हैं ये जो साइन है ये किसका साइन है? ग्रेटर देन का साइन है ना, इसलिए अगर a बाई बी का वैल्यू मोर देन 1 आए तो उसको क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। सिमिलरली अगर a बाई बी का वैल्यू लेस देन 1 आए, इसको हम क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक रेशियो दिया हुआ 2/3, तो ये मोर देन 1 है कि लेस देन 1 तुम कैलकुलेटर से निकाल सकता है।
तुम 2 को 3 से डिवाइड करो, आएगा 0.6666 रेकरिंग आएगा, मतलब लेस देन 1 है, मतलब ये क्या हो गया, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी कब बोलेंगे, जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में और आंसर 1 से बड़ा आ जाए, तब बोलेंगे रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। सिमिलरली एक और है रेशियो ऑफ इक्वालिटी। रेशियो ऑफ इक्वालिटी मतलब दोनों को डिवाइड करने से अगर 1 आ जाए। 1 कब आएगा, जब दोनों सेम होगा तभी आएगा ना 1, है कि नहीं, राइट एवरीवन। तो रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी मतलब जब फ्रैक्शन का वैल्यू मोर देन 1 आए। रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी मतलब जब फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1 आए। रेशियो ऑफ इक्वालिटी कब होगा, जब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, मतलब डिवाइड करने से 1 आए। अच्छा, अब यहां पर एक और टर्म, क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक रेशियो है 2:3, तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हो गया दोनों टर्म का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 4:9 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। मतलब अगर एक रेशियो A:B है तो उसका डुप्लीकेट क्या होगा, दोनों का स्क्वायर कर लो, इसलिए A²:B² क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो अब जैसे एक रेशियो है 2:3, जिस तरह डुप्लीकेट रेशियो है वैसे ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट से क्या फील आया, स्क्वायर का, तो ट्रिप्लीकेट से फील किसका आ रहा है, क्यूब का। तो अगर एक रेशियो 2:3 है तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 8:27। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 3 × 3 × 3 कितना आ रहा है, 27। तो ये क्या हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये क्या हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर था, वैसे ही सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट। जैसे हम एक नंबर बोल रहे हैं 16:25, इसका सब डुप्लीकेट निकालना है, तो तुम कैलकुलेटर में क्या करेगा, आप जानते हैं कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है, तो तुम क्या करेगा, 16 लिखकर स्क्वायर रूट को प्रेस करो, कितना आएगा, 4 आएगा। सिमिलरली 25 लिख के स्क्वायर रूट को प्रेस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 16:25 का सब डुप्लीकेट क्या हो गया, 4:5। 16:25 का सब डुप्लीकेट क्या हो गया, 4:5। समझ में आ रहा है। जिस तरह सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, वैसे ही सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। जिस तरह सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, वैसे सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि 125:64 का सब ट्रिप्लीकेट निकालो, क्या निकालो, सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट, तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है। सर आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, ठीक है ना। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, जैसे 125 का क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट का मतलब ही क्या होता है, पावर में 1/3 ना। तो 125 तुम चेक करो, 5 का क्यूब होता है ना 125, 5 का क्यूब 125 होता है कि नहीं होता है, होता है, एंड टू द पावर 1/3 है। अब इंडिसेस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक प्रॉपर्टी होता है कि ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन हम लोग आगे के लेक्चर में सीखेंगे एक्चुअली, ये तो ठीक है, जिसको इंडिसेस पता होगा वो ऐसे करेगा, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेटर से भी कैसे हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ये पर्पस आज के क्लास में इसका पर्पस नहीं रखता हूं, बट जब इंडिसेस आएगा स्पेशली, तब मैं तुमको जरूर सिखाऊंगा कि 125 का क्यूब रूट कैसे कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल कैलकुलेटर में वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट फंक्शन ऑफ फाइंडिंग अ क्यूब रूट। तो वो नॉर्मल कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हैं, वो हम जरूर आपको इंडिसेस वाला टॉपिक तक बताएंगे। तब तक मेक श्योर कि आपके पास प्रॉपर नॉर्मल कैलकुलेटर हो, सो दैट जब मैं आपको बताऊं, जब आप इस सेशन को देखें तो आप साथ साथ कर पाओ। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या क्या पढ़े टाइप्स ऑफ रेशियो में। सबसे पहला टाइप हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़े रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। लेसर इनइक्वालिटी का मतलब जब A/B का वैल्यू लेस देन 1 डिवाइड करने से अगर लेस देन 1 आया तो लेसर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी मतलब, ग्रेटर इनइक्वालिटी का मतलब बोलो, ग्रेटर इनइक्वालिटी का मतलब अगर डिवाइड करने से वैल्यू मोर देन 1 आएगा तो ग्रेटर इनइक्वालिटी।
इक्वालिटी मतलब डिवाइड करने से आंसर जब 1 आएगा। 1 कब आएगा? जब दोनों सेम होगा। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब स्क्वायर करना, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना। जैसे एक रेशियो है 5:7, तो 5:7 का डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है। सिमिलर ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब निकालना। रेशियो है 5:7, उसका ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब। 5 का क्यूब कितना आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आएगा? 125। और 7 का क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आएगा? 343। वो हो गया ट्रिप्लीकेट। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, वो तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट फंक्शन होता है। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट, का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, बट ठीक है एक बार के लिए बता दिए। और फिर हम ये बताएं कि मेक श्योर आपके पास कैलकुलेटर हो, तो जब इंडिसेस का टॉपिक आएगा तब मैं आप लोग को करके बताऊंगा कैसे कैलकुलेटर से हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिक होगा। फर्स्ट क्लास बताए थे ना, आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स आना चाहिए जिससे आप एग्जाम में 90+ इजीली स्कोर करो, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.2 मिनट होता है, मतलब 1 मिनट 12 सेकंड रहता है। इसलिए आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स, आपको सॉल्विंग ट्रिक्स आना चाहिए सम्स को करने के लिए। ठीक है ना। आगे इसके बाद क्या लिखा हुआ? इनवर्स रेशियो। ये इनवर्स रेशियो का मतलब, जैसे एक रेशियो है 5:7, रेशियो क्या है? 5:7। तो 5:7 का इनवर्स क्या होगा? उल्टा कर दो, 7:5। रेशियो है 15:11, इसका इनवर्स क्या होगा? 11:15। इजी एकदम। लेकिन पता प्रॉब्लम कब होता है? प्रॉब्लम होता है अगर हम तुमसे पूछेंगे इनवर्स रेशियो ऑफ 3:2:1, तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है बच्चा लोग। अगर हम तुमसे पूछेंगे इनवर्स रेशियो ऑफ 3:2:1, तो यहां पर तुम फंस जाता है कि इसका जवाब कैसे दे। इसलिए आपको एक्चुअल मीनिंग समझना होगा कि इनवर्स रेशियो का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम बोलते हैं ना 5:7 का इनवर्स रेशियो बताओ, इनवर्स रेशियो का मतलब होता है नंबर्स को रेसिप्रोकल करना। नंबर्स को रेसिप्रोकेट करना। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। और 7 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/7। हाँ, एक रेशियो में ना एक प्रॉपर्टी, एक बात है जो ध्यान रखना चाहिए। कभी भी रेशियो में अगर डिनोमिनेटर अलग अलग आ जाए, तुमको हमेशा इंश्योर करना होगा कि वो सेम हो। अगर अलग अलग है तो सेम करना पड़ेगा। अब सेम कैसे करेंगे? सेम कैसे करेंगे? सेम करने का अगेन वही तरीका, एलसीएम ले लो। सेम करने का अगेन तरीका क्या? एलसीएम ले लो। 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 35। तो दोनों को 35 बनाना है, मल्टीप्लाई करना है हमेशा। 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 आएगा? 5 मल्टीप्लाई करने से। और 5 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 मल्टीप्लाई करने से। जो नंबर नीचे मल्टीप्लाइड है वही नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5। ये रेशियो क्या हो गया? 7/35, तो 5/35। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, अब उसको तुम कैंसिल कर सकते हैं, तो रेशियो क्या बन गया? 7:5। देखो पहले रेशियो क्या था? 5:7, उसका इनवर्स क्या आ गया? 7:5। ठीक है, ये दो रेशियो था तो इससे सिंपल बोलना, उल्टा कर दो आंसर आ गया। लेकिन एक्चुअल बात ये है, अगर ये बात तुमको पता होगा ना तो तुमसे यहां पर गलती नहीं होगा। 3:2:1 मैंने क्या बताया? इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल करना। वैसे ही 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3। 2 का रेसिप्रोकल 1/2। और 1 का रेसिप्रोकल तो 1/1 ही तो होगा। 1/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। अब अगेन प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पर? अगर तुम देखें डिनोमिनेटर अलग अलग है, 3 है, 2 है और 1 है, इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। 2, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? तीनों प्राइम नंबर है। 1 ऑल द प्राइम नंबर नहीं है, बट 2 और 3 तो प्राइम नंबर है ही। तो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम के लिए, 6 हो गया। तो अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाएगा? 2। और 2 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए? 3। और 1 में 6। जो नीचे मल्टीप्लाइड है वही ऊपर मल्टीप्लाइड। यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 6। ये क्या बन गया? 2/6 is to 3/6 to 6/6।
एज सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तुम कैंसिल कर दो, इनवर्स रेशियो क्या बन गया 2:3:6। तो 3:2:1 का इनवर्स रेशियो क्या है 2:3:6। लेकिन इतना लंबा जो किए हम लोग, इसका शॉर्ट तरीका भी है। वी हैव अ शॉर्ट तरीका टू फाइंड द इनवर्स रेशियो। जैसे रेशियो क्या है, शॉर्ट तरीका बता रही तो होगी लॉन्ग कट तरीका। क्या लॉन्ग कट तरीका हुआ, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल करना। हम सभी नंबर्स का रेसिप्रोकल कर लेंगे, रेसिप्रोकल किए, फिर देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, और जो एलसीएम आएगा हमको ये इंश्योर करना होगा सभी नंबर्स वो बन जाए, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम क्या करेंगे, अब शॉर्टकट तरीका बताने जा रहे हैं। 3:2:1 का इनवर्स रेशियो कैसे आएगा सुनना। 3 के बदले, मतलब इनवर्स रेशियो का आंसर का बात कर रहे हैं, 3 के बदले पता है यहाँ क्या लिखेंगे, जो नंबर का तुम्हें इनवर्स निकालना है उसको छोड़कर बाकी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। 3 को छोड़ दो तो 2 × 1 कितना होगा 2 होगा। जब 2 का इनवर्स निकालना है 2 को भूल जाओ, बाकी दोनों मल्टीप्लाई 3 × 1। जब 1 का इनवर्स निकालना है 1 को भूल जाओ 3 × 6। तो आंसर क्या आया 2:3:6। देखो वही था 2:3। तो ये शॉर्टकट तरीका है इनवर्स रेशियो निकालने का। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर रेशियो है 4:5:6, इसका इनवर्स रेशियो निकालना है, शॉर्टकट तरीका 4 के बदले क्या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 5 × 6 30। 5 का निकालना है 5 को बोल जाओ 4 × 6 24। 6 का निकालना है 6 को बोल जाओ 4 × 5 20। क्या इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है, हाँ सर है, दैट इज 2। सबको 2 से डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 15, फिर ये 12 और ये हो जाएगा 10। तो 4 5 6 का इनवर्स रेशियो क्या आ गया 15:12:10। 15:12:10 समझ में आ रहा है। इनवर्स रेशियो कैसे, शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है इनवर्स रेशियो निकालने का, यस और नो। जैसे हम बोलते हैं 1:2:3:4, 1 का इनवर्स निकालना है तो बाकी तीनों मल्टीप्लाई करना होगा। 2 × 3 6, 6 × 4 24। 2 का निकालना है 2 को बोल जाओ 1 × 3 2 3, 3 × 4 12। 3 का निकालना है 3 को बोल जाओ 1 × 2 2, 2 × 4 8। 4 को निकालना है 4 को भूल जाओ तो 1 × 2 2, 2 × 3 6। क्या आ गया 24:12:8:6। यहाँ पर अगेन 2 कॉमन है, 12:6:4:3। ये आ गया इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो निकालने का सिंपल तरीका क्या है, जिसका इनवर्स निकालना है उसको छोड़कर बाकी को मल्टीप्लाई, जिसका इनवर्स निकालना है उसको छोड़कर बाकी को मल्टीप्लाई, सिंपली यू विल गेट इनवर्स रेशियो। जैसे 5:7 भी है तो 5 को भूल जाओ, बाकी नंबर को बाकी तो क्या एक ही तो नंबर है तो वही लिख दो खाली, मल्टीप्लाई का जगह नहीं तो खाली वही लिख दो। सिमिलरली 7 का इनवर्स निकाल, 7 को भूल जाओ, बाकी क्या है 5। So this becomes a short way, a trick, short trick to calculate inverse ratio. ठीक है। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियोज को मल्टीप्लाई करना। जैसे एक रेशियो है 2:3, दूसरा रेशियो है 5:7। इन दोनों का कंपाउंड रेशियो का मतलब रेशियो को मल्टीप्लाई, 2:3 मतलब 2/3, 5:7 5/7, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई। आंसर क्या आ रहा है 2 × 5 10/21। 10:21 is the compound ratio of 2:3 and 5:7। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियोज को मल्टीप्लाई करना। रेशियोज को मल्टीप्लाई करने को क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। वही लिखा है, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट ऑफ ऑल द रेशियोज गिवन इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। ठीक है, इज इट ओके। इज इट फाइन एवरीवन, यस और नो। 100%। यहां तक सारा बात क्लियर है, पक्का। तो यहां तक हम लोग जो बात किए, इसके ऊपर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, सम्स करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या डिस्कस किए हैं, सबसे पहले हम लोग ये बात किए
कि रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब a बाई बी, दैट इज a इज टू b, राइट। जिसमें a को क्या बुलाते हैं, एंटीसीडेंट, b को क्या बुलाते हैं, कॉन्सिक्वेंट। इसके अलावा क्या बात की है कि रेशियो, कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा रेशियो का, उसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखना है। किसमें लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म पे। कभी भी कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रेशियो के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पार्टनरशिप में अकाउंट से पढ़ते हैं, पार्टनर से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो को तो यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज, अगर बोलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस इन द रेशियो 5:7, इसका मतलब क्या है कि पहले अगर 5 बच्चे थे तो अब 7 बच्चे हैं। अगर हम बोलते हैं, जैसे कल अपने एग्जांपल जो था विराट कोहली का, तो उसमें क्या था कि his score decreases in the ratio 5:3, मतलब पहले अगर 5 उसने स्कोर किया था तो अब 3 स्कोर किया है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज को ध्यान रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अपने क्या डिस्कस किए थे, इसके बाद अपने डिस्कस किए ब्रिजिंग ऑफ रेशियोज। ब्रिज कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म के लिए सारे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है, अब फर्स्ट टर्म को बेस, जो फर्स्ट सारे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए हैं उसी को बेस लेना है, लेकिन अब फर्स्ट टर्म को चेंज करना है। फर्स्ट टर्म को चेंज क्या करेंगे, उसकी जो बगल में वो वाले को लेंगे। फिर जब सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाले की जब निकालना है तो सेकंड वाले को बेस लेंगे, लेकिन इसमें फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो अब सेकंड वाला चेंज करेंगे, लेकिन बेस क्या रहेगा, सेकंड वाला। सेकंड वाले को बेस रखेंगे और उसका जो सेकंड टर्म है उसको खाली चेंज करेंगे, उसके बगल वाले को लेंगे, और ऐसे करते करते लास्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो ये ब्रिजिंग ऑफ रेशियोज के ऊपर था, ऑल द सम्स करेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर हम लोग गए थे टाइप्स ऑफ रेशियो में। एक तो रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी मतलब अगर दोनों जो रेशियो जो फ्रैक्शन है उसको डिवाइड करने से अगर आंसर 1 से बड़ा है तब हो गया रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर 1 से छोटा है तो रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। अगर 1 आ जाए, 1 तो कब आएगा, जब दोनों सेम है, तब रेशियो ऑफ इक्वालिटी। डुप्लीकेट रेशियो मतलब दोनों टर्म को स्क्वायर करना। ट्रिप्लीकेट मतलब दोनों टर्म का क्यूब करना। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर में फंक्शन हो तो स्क्वायर रूट का निकल जाएगा। फिर सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। बट इसके लिए मैंने बोला कैलकुलेटर, क्योंकि आपको एग्जाम में नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है तो डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा, बट आपको बताएंगे आगे चलते हुए सेशन में कि कैसे कैलकुलेटर से हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा बात अपना हुआ था। इसके बाद हमने इनवर्स रेशियो का बात किए थे। सिंपल चीज अगर बोले 5:7 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, 7:5। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब 3 रेशियो आ जाता है उसका इनवर्स निकालने में प्रॉब्लम होता है। इसके इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना। तो सिंपल तरीका क्या है, जिस टर्म का इनवर्स निकाल रहे उसको छोड़कर बाकी सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मान लो रेशियो है 3:2:1, इसका अगर इनवर्स निकालना है, 3 का इनवर्स क्या होगा, बाकी दो टर्म क्या है, 2 और 1, तो 2 × 1 हो गया फर्स्ट टर्म वाले का इनवर्स। सेकंड वाले का इनवर्स, अच्छा सेकंड में क्या 2 था, 2 का इनवर्स क्या होगा, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 1। लास्ट टर्म 1 है, 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 को छोड़ दो बाकी दोनों मल्टीप्लाई 3 × 2 दैट इज 6। इस तरह से इनवर्स रेशियो निकाल सकते हैं। और इसके अलावा कंपाउंड रेशियो था। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है रेशियोज को मल्टीप्लाई करना, रेशियोज को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये सारा अपना डिस्कशन हुआ था। और अब हम लोग क्या करने वाले, नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस। अब आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करते हैं, एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। इफ 5 is subtracted from each number, the ratio becomes 4:5. The numbers are, अब इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है। एक तो प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, जैसे अगर बोल रहे हैं कि नंबर्स का रेशियो 5:6 है, इसका मतलब हम यहां पर नंबर्स क्या मान सकते हैं, अगर एक नंबर हो सकता है 5x और दूसरा नंबर होगा 6x। देखिए नंबर्स का रेशियो 5:6 है तो 5x और 6x होगा तब ना, 5x/6x करेंगे, x कैंसिल, तो 5:6 रेशियो हुआ। तो एक तो हो गया प्रॉपरली सॉल्व करना। तो प्रॉपरली सॉल्व कैसे करते हैं, तो बोलते हैं लेट द नंबर्स बी 5x एंड 6x। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, दोनों नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 5x से भी 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 6x से भी 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, द रेशियो बिकम्स 4:5। अब जो रेशियो है वो क्या हो गया,
4:5, 4:5 मतलब 4/5 द नंबर्स आर। अब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, और नंबर्स क्या था 5x और 6x, x का वैल्यू पुट कर देंगे तो नंबर्स आ जाएगा, है कि नहीं। अकॉर्डिंगली 5 इंटू क्या करेंगे 5x माइनस 5 इक्वल टू 4 इंटू 6x माइनस 5, तो ये क्या हो गया 25x माइनस 25 इक्वल टू 24x माइनस 20। 24x, अब 25x तो है यहाँ पर, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 24x इक्वल टू 25 माइनस 20, x इक्वल टू कितना हो गया 5। x का वैल्यू 5 आया, बट क्वेश्चन नंबर्स निकालने पर नंबर्स क्या था 5x और 6x, एक नंबर क्या हो गया x का वैल्यू 5 है तो एक हो गया 25 और दूसरा 6 इंटू 5 दैट इज 30, तो नंबर्स हो गए 25 एंड 30, ऑप्शन नंबर डी। 25 एंड 30 ऑप्शन नंबर डी। एक तो ये तरीका हुआ जहां पर तुम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हैं कि नंबर्स में 5x और 6x मान लिए, दोनों में से 5 सब्ट्रैक्ट करने बोला, फिर रेशियो 4:5 है, सॉल्व किया, x का वैल्यू 5 आ गया, नंबर्स चाहिए, नंबर्स 5x और 6x तो 25 और 30 हो गया। सेकंड पता क्या, सेकंड तरीका क्या होता है केबीसी। अच्छा केबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताओ केबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। कौन बनेगा करोड़पति, नहीं, कौन बनेगा सीए, ठीक है, कौन बनेगा सीए, कौन जल्दी बनना चाहता सीए, ठीक है। मतलब केबीसी खेलेंगे हम लोग, केबीसी का मतलब हो गया हम विल गो बाय ऑप्शंस, केबीसी का मतलब क्या हुआ विल गो बाय ऑप्शंस। जैसे बिना सॉल्व किए हम कोई सॉल्व नहीं करेंगे, सर हमको सॉल्व करना नहीं आता ना, हमको सॉल्व करना पसंद है सर, हम कोई सॉल्व वगैरह नहीं करेंगे, बिना सॉल्व के हम लोग क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन वाइज, ऑप्शन वाइज करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या बोला, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, अब पहला ऑप्शन में आ जाओ, तो नंबर्स का रेशियो, फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, नंबर्स का रेशियो 5:6 होना चाहिए, 15/20 अगर हम करते हैं तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 5, तो 5 3 जा 5 4 जा, तो रेशियो तो 3:4 आ गया, हमको चाहिए 5:6, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या 5 और 10 है, तो 5/10 ये कितना हो गया 1/2, अगेन ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि 5:6 चाहिए। 10 और 15 है, 10/15 ये कि 5 से कटेगा ना 2/3, अगेन 5/6 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो जब ए बी सी तीनों ही नहीं हुआ तो आंख बंद करके हम ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे, आंख बंद करके क्या करेंगे ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे, तो हमको सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, खाली ऑप्शन से गए हम और आंसर मार्क कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा मान लो दो दो ऑप्शन होता, जहां पर 5 6 होता, जैसे डी तो है ही, एक और ऑप्शन होता, तब हम क्या करते, एक और कंडीशन है ना कि दोनों से 5 सब्ट्रैक्ट करने से क्या होना चाहिए 4:5 होना चाहिए, तब हम सेकंड कंडीशन को भी चेक करते हैं। अगर पहला ही कंडीशन में सारा ऑप्शन कट हो चुका है तब तो हमको सेकंड कंडीशन देखना ही नहीं है, बट अगर ऐसा हो जाए कि दो दो ऑप्शन पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तब हम क्या करेंगे, जो सेकंड कंडीशन है वो जरूर कोई एक में ही सेटिस्फाई होने वाला है, तो हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे किसमें सेटिस्फाई कर रहा है एंड देन हम ऑप्शन को मार्क करेंगे। तो ऑब्वियस सा बात है ये गो बाय ऑप्शन वाला जो तरीका है उससे आपका सम जल्दी सॉल्व होगा। वही तो सॉल्विंग ट्रिक का हम बात करते थे, जब हम स्ट्रैटेजी बता रहे थे तो हम बोले थे सॉल्विंग ट्रिक पता होना चाहिए आपको, कैलकुलेटेड ट्रिक्स आना चाहिए, वो यही ट्रिक्स है जिससे आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते, अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो कैन वी गो बाय ऑप्शन, ऑप्शन से करें प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं करके। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the sum of the ages of 3 persons is 150 years, sum of the ages of 3 persons is 150 years, मतलब तीनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए 150 आना चाहिए, तीनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए 150, तो देखो 40 + 60 100 + 50 150 यहां भी हो रहा है, 50 + 45 95 95 और 55 कितना होता है 150 होता है, 55 35 कितना होता है 90 होता है, 90 + 60 150 होता है, 45 और 50 कितना 95 + 55 150 होता है, सब में 150 हो रहा है, तो कोई भी ऑप्शन अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है। नाउ 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9, 10 साल पहले, 10 साल पहले जो उनका एज था उसका रेशियो 7:8:9 है, तुमको प्रेजेंट एज पूछ रहा है, मतलब यहां पर ऑप्शन में मेरे को प्रेजेंट एज दिया हुआ है, राइट, हमको ये चेक करना है कि 10 साल पहले का जो एज है
उसमें रेशियो 7, 8, 9 का रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में बात करते हैं। प्रेजेंट एज अगर 40 है तो 10 साल पहले कितना होगा 30। फिर प्रेजेंट एज 60 है 10 साल पहले 50। प्रेजेंट एज 50 10 साल पहले 40। तो रेशियो क्या हो गया 30:50:40। इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है 10। तो रेशियो क्या बन जाएगा 3:5:4। जबकि रेशियो क्या चाहिए हमको 7:8:9 जो कि नहीं हो पाया। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। समझ में आया कैसे ऑप्शन एलिमिनेट किया। ऑप्शन बी में अगेन 10 साल पहले क्या होगा 40, फिर 35 एंड देन 45। इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इन तीनों में कॉमन फैक्टर है 5। तो 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8। 35 को डिवाइड करेंगे किससे 5 से तो कितना आएगा 7। और 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9। तो ये आ रहा है 8:7:9। 8:7:9। बट हम लोग क्या चाहिए 7:8:9। अच्छा एक बात बताओ ना 7:8:9 या फिर 8:7:9 ये दोनों सेम है कि अलग है। ये दोनों सेम है कि अलग है। ऑब्वियसली अलग है। अरे भाई इसका मतलब पहला वाला पार्ट कितना हो गया ये 7/24 हो रहा है और ये तो 8/24 है यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट। तो ये 7/24 और 8/24 सेम होता है कि अलग होता है। वो तो अलग होता है ना, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली दोनों सेम नहीं है। इसलिए रेशियो में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले 7 है कि बाद में 8 है या पहले 8 है कि बाद में 7 है। दोनों अलग अलग चीज हो गया। यस और नो एवरीवन, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 55 है तो 10 साल पहले कितना होगा 45। 35 है 10 साल पहले 25 एंड 60 10 साल पहले 50। अगेन इन तीनों में कॉमन फैक्टर 5 है तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, देन 5 आएगा एंड देन 10 आएगा। तो 9:5:10 जबकि हमको क्या चाहिए 7, 8, 9। तो ऑप्शन सी नहीं होगा। आंख बंद करके ऑप्शन डी को मार्क कर सकते हैं। आंख बंद करके हम ऑप्शन डी को मार्क कर सकते हैं। बट ऑप्शन डी में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 35 होगा नहीं। हाँ 45 ठीक ही तो है, ठीक है 45 इज करेक्ट। तुम चेक कर लो अगर प्रेजेंट एज 45 है 10 साल पहले कितना होगा 35। प्रेजेंट एज 50 10 साल पहले 40 एंड देन 45। 5 से कटेगा तो क्या होगा 7:8:9 हो गया ना, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन डी इज द आंसर। तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो आंसर क्या होगा तुरंत आ जाएगा, ठीक है। इज इट डन एवरीवन। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना क्या लिखा हुआ है इफ a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। नाउ यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान देना a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। यहां पर एक ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान देना मेरे बात को। कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ है x/a इक्वल टू y/b इक्वल टू z/c, एक ट्रिक हम बता रहे हैं सबको ध्यान दीजिएगा। यहां से पता है तुम x:y:z का रेशियो निकाल सकते हैं। x:y:z का रेशियो निकाल सकता है। तो पता है रेशियो क्या होगा x:y:z का रेशियो होगा a:b:c। ध्यान देना कि तभी होगा जब इस फॉर्म पे लिखा हो डिवाइड के फॉर्म पे होना x/a इक्वल टू y/b इक्वल टू z/c है। तो x:y:z हमेशा क्या होगा a:b:c ही होगा। आपको समझ में आ रहा है ये बात, यस और नो। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं x/7 इक्वल टू y/10 इक्वल टू z/15। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं x:y:z क्या हो जाएगा बस जो डिनोमिनेटर में लिखा वही रेशियो हो जाएगा 7:10:15। जो डिनोमिनेटर में लिखा वही रेशियो हो जाएगा 7:10:15। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो तो ये कैसे हो रहा है, ये चीज क्यों हो रहा है। एक तो ओके ठीक है आप बता दिए, हम लोग ये ध्यान रख लेंगे कि अगर डिवीजन के फॉर्म पे रहेगा तो ऊपर वाला पार्ट का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, जो जो नीचे लिखा वो रेशियो हो जाएगा। ये समझ गए। लेकिन ये हो ऐसा क्यों रहा है, क्योंकि समझो मैथ्स वाइज अगर बात करें तो अगर इस दिस इज इक्वल टू के तो यहां से क्या हुआ x/7 इक्वल टू के, x इक्वल टू क्या हो गया 7k। सिमिलरली y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10k और z इक्वल टू क्या हो जाएगा 15k। तो ऑब्वियसली x:y:z क्या होगा 7k:10k:15k। तो k कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो क्या होगा 7:10:15। समझ आ रहा है कैसे बना। पर ठीक है
तुम डायरेक्टली ध्यान रखना, कभी भी डिवीजन की फॉर्म पे रहेगा, ऊपर वाले पार्ट का रेशियो क्या होगा, विल बी इक्वल टू व्हाट, नीचे वाले पार्ट का रेशियो। ये बात को तुमको ध्यान रखना है, ठीक है एवरीवन, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मुझे उम्मीद है आप लोग नोट भी कर लिए होंगे कि x बाई ए, नोट क्या किए होंगे, x बाई ए इक्वल टू y बाई बी इक्वल टू, अगर z बाई, इफ x बाई ए इक्वल टू y बाई बी इक्वल टू z बाई सी, देन x इज टू y इज टू z इक्वल टू क्या होगा, a इज टू b इज टू c, a इज टू b इज टू c, ठीक है। तो जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है, a बाई 3 इक्वल टू b बाई 4 इक्वल टू c बाई 7, तो ऑब्वियस बात है यहां से a इज टू b इज टू c क्या लिख सकते हैं, यहां से a इज टू b इज टू c क्या लिख सकते हैं फिर बताओ, ऑब्वियसली 3 इज टू 4 इज टू 7, 3 इज टू 4 इज टू 7, करेक्ट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई सी, मतलब ये भी एक रेशियो हो गया ना, a प्लस बी प्लस सी, बाई का मतलब ये इज टू सी हो गया। मैंने एक बात लिखवाया था आप लोग को थोड़ी देर पहले ही, if one ratio is given and we are required to find the other ratio, then just substitute the value, ये बात लिखवाए थे कि अगर एक या एक से ज्यादा रेशियो को दिया हुआ हो और आपको दूसरा रेशियो निकालने बोले तो आप जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेना, ठीक है। जैसे यहां देखो, यहां पर एक रेशियो दिया हुआ है, तुमको दूसरा रेशियो निकालने बोले, वैल्यू को जस्ट सब्स्टिट्यूट करो, मतलब a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7, भाई पुट कर दो आंसर आ जाएगा। 3 प्लस 4 प्लस 7 बाई c का वैल्यू कितना है, 7 है, तो कितना हो गया ये 14 बाई 7, कितना होता है 14 बाई 7, 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी, 14 बाई 7 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, जब भी कोई रेशियो गिवन हो और आपको दूसरा रेशियो निकालने बोले, आप जस्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट ओके एवरीवन? आगे, मोई, जेन एंड मोइजेन वेर इन अ कोल्ड कंट्री, तो मोई, जेन और मोइजेन, ये तीनों कोल्ड कंट्री में, दे वांटेड टू मेक अ बॉनफायर, ठंडा लग रहा है तो बॉनफायर बनाना है, ठीक है। मोई कंट्रीब्यूटेड 5 वुड लॉग्स, तो मोई ने क्या किया, 5 वुड लॉग्स दिया, जेन ने क्या किया, 4 वुड लॉग्स दिया। मोई ने 5 वुड लॉग दिया, जेन ने 4 वुड लॉग दिया। मोइजेन हैड नो वुड, नो वुड लॉग्स, तो क्या हुआ, 3 दोस्त है, तीनों जैन एक ठंडे कंट्री में गए, ठंड लग रहा है तो बॉन फायर बनाना है तो मोई ने जुगाड़ किया 5 वुड लॉग्स, जैन ने जुगाड़ किया 4 वुड लॉग्स, लेकिन मोइजेन के पास कोई वुड लॉग्स नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, उसने 9 रुपया दे दिया किसको, मोई और जैन को। मोई और जैन को क्या किया, बोल भैया वुड लॉग्स नहीं, हम पैसा दे देते तुम लोग को, ठीक है ना। तो 9 रुपए किसको दिया, मोई और जैन को। व्हाट मनी मोई शुड गेट, अब ये क्वेश्चन आता है कि 9 रुपया मोई और जेन में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो ये ऑब्वियस बात है, ये 9 रुपया मोई और जेन में उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस रेशियो में वो लोग ने क्या लाया है, वुड लॉग्स लाया है। अरे जो जितना वुड लॉग्स कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको उतना रुपया मिलना चाहिए फिर, है कि नहीं। मतलब इसका मतलब एज मोई ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 5 वुड लॉग्स, और जेन ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 4 वुड लॉग्स, मतलब ये 9 रुपया 5:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो मोई को कितना मिलेगा, 5/9, कितना रुपया था, 9 रुपया था, 5/9 इंटू 9 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है ना ये तो। अरे मोइजन 9 रुपया दिया किसको, मोई और जेन को मिलाकर, तो ये रुपया उन लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिस रेशियो में दोनों ने वुड लॉग्स लाया था, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, an employer reduces the number of employees in the ratio 19:16, ना ये लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है, an employer reduces the number of employees in the ratio 19:16, मतलब क्या हुआ,
ये लैंग्वेज पहली बार इंक्रीजेस डिक्रीजेस याद है, वही रिड्यूसेस लिखा हुआ है। रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द रेशियो 19:60, मतलब कि पहले अगर 19 एम्प्लॉय था तो अब कितने एम्प्लॉय है, 16 एम्प्लॉय। मतलब हम ये दो कॉलम बनाते हैं, एक ओल्ड का और एक न्यू का। नंबर ऑफ एम्प्लॉय पहले अगर 19 एम्प्लॉय था तो अब 16 हो गया, तो इसलिए रिड्यूस हो गया। एंड इंक्रीजेस देयर वेजेस इन द रेशियो 4:5। इंक्रीजेस देयर वेजेस मतलब पहले अगर वेजेस 4 रुपया था तो अब 5 रुपया है। पहले वेजेस अगर 4 रुपया था तो अब 5 रुपया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेज बिल। अच्छा बिल कैसे आता होगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को, हर एक का जो वेजेस अगर 4 रुपया करके है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय को वेजेस से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वेज बिल आएगा। वेज बिल कैसे आएगा, अरे हर एक वर्कर का वेजेस अगर 4 रुपया है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर 19 एम्प्लॉय है तो वेजेस का बिल कितना होगा, 76 रुपीज, 19 into 4। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेज बिल ऑफ द एम्प्लॉयर इनिशियली एंड नाउ। तो तुमको रेशियो निकालने बोल रहा है, पहले जितना बिल था उसका और अभी का, इन दोनों का रेशियो। तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लो। तो 19 into 4 कितना होता है, 76, और 16 into 5 कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, इसका मतलब वेज बिल इनिशियली एंड नाउ का रेशियो क्या हो गया, 76:80। 76:80, तो दोनों में कॉमन फैक्टर 4 है, तो 76 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, और 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो रेशियो क्या हो गया, 19:20। रेशियो क्या हो गया, 19:20। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन बोल रहा था कि पहले एम्प्लॉय 19 था, अब हो गया 16, और पहले हर एक का वेजेस 4 रुपए करके था, अब हो गया 5। तो वेज बिल का रेशियो बोल रहा है, वेज बिल कैसे आएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को वेजेस से मल्टीप्लाई करके, है कि नहीं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को वेजेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वेज बिल। तो हम क्या किए, 19 into 4 की तो पुराना वाला बिल आ गया, और 16 into 5 के तो पुराना वाला नया वाला बिल आ गया। दोनों का रेशियो निकल गया 19:20। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, तुमको सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालने बोल रहे 8:27 का। 8:27 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट निकालना है। अच्छा किसका क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब, 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, और 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3, है कि नहीं। सब ट्रिप्लिकेट कितना हो गया 2:3, ठीक है ना। सब ट्रिप्लिकेट का मतलब होता है क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। 8 तो 2 का क्यूब होता है ना, पावर 1/3, 3 and 3 कैंसिल, तो 2 हो गया ना। और ऐसे भी तुमको बाद में सिखाएंगे भी कि कैलकुलेटर से कैसे हम लोग 8 का 27 का क्यूब रूट निकालते हैं, ये तुमको हम जरूर सिखाएंगे इन फ्यूचर सेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, रेशियो को मल्टीप्लाई करना। तो कौन सा दो रेशियो का मल्टीप्लाई करना है, एक रेशियो है 4:9 मतलब 4/9, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना। तो ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 9 कैंसिल, और ये 4 और 16 कट के यहाँ नीचे 4 हो जाएगा, तो क्या आ गया 1/4। 1/4 का मतलब ही क्या होता है 1:4। 1:4 मतलब ऑप्शन नंबर ए। 1:4 मतलब ऑप्शन नंबर ए। 1:4 मतलब ऑप्शन नंबर ए। इट फाइन। नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, इनवर्स रेशियो निकालने बोल रहा है 11:15 का। दो टर्म में तो बहुत इजी होता है, जस्ट उल्टा कर दो। तो 11:15 का इनवर्स क्या होगा 15:11। 11:15 का इनवर्स क्या हो जाएगा 15:11। यस और नो, नाउ यहां पर तुमको A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है, C:D दिया हुआ है। तुमको A:B:C:D पूछ रहा है ना, ये क्या हो गया ब्रिजिंग ऑफ रेशियोज के ऊपर।
जैसे A:B कितना दिया हुआ है 2:3, B:C कितना दिया हुआ है 4:5, C:D कितना दिया हुआ है 3:7। ठीक है, और तुमको निकालना क्या है A:B:C:D। कैसे दिखाए थे हम, दिखाए कैसे थे, फर्स्ट टर्म के लिए क्या करना, सारे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई, सारा फर्स्ट टर्म क्या क्या है 2 इंटू 4 इंटू 3। अब जब b का वैल्यू निकालना है तो बेस इसी को लेना है, लेकिन अब फर्स्ट टर्म को हम चेंज करेंगे, फर्स्ट टर्म 2, 2 के बगल में क्या है 3, 2 के बदले हम 3 लिखेंगे, अब 3 इंटू 4 इंटू 3 ना। थर्ड टर्म के लिए ये वाला बेस रहेगा, बेस क्या रहेगा ये वाला बेस रहेगा, लेकिन अब किसको चेंज करें, अभी फर्स्ट टर्म चेंज होता है, सेकंड टर्म चेंज होगा, तो 3 इंटू 4 के बगल में क्या है 5 है, 3 इंटू 5 इंटू 3। अच्छा फोर्थ टर्म के लिए आप बेस इसको लेंगे हम, अच्छा फर्स्ट टर्म चेंज हो गया, सेकंड टर्म चेंज हो गया, लेकिन बेस ये रहेगा, मतलब अब चेंज होगा थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म यहाँ क्या लिखा हुआ 3, 3 के बगल में क्या है 7, हो गया रेशियो। तो पहला क्या हो गया 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना आ रहा है 24, 3 इंटू 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36, 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 7 105। लेकिन ये तीनों में कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है 3, 3 से डिवाइड कर दो सबको, तो 8:12:15:35। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 8, 12, 15 और 35, 8, 12, 15, 35, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्या बोले हम, जब फर्स्ट टर्म निकालना तो सारा फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई, सारा फर्स्ट टर्म क्या है 2, 4 और 3, अब बेस इसी को लेंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म को चेंज करेंगे, 2 के बगल में 3 है, 2 के बदले 3 लिख दी, बाकी दोनों को कांस्टेंट रख दे 4 इंटू 3। अब बेस इसको लेंगे, अब सेकंड टर्म को चेंज करेंगे, देखो इसलिए 3 और 3 कॉमन है, 4 के बदले में क्या लिखते 5, क्योंकि 4 के बगल में 5 था। अब बेस इसको ले लिए और चेंज किसको करेंगे, थर्ड टर्म को चेंज करेंगे, 3 इंटू 5 था और 3 के बगल में क्या था 7। एग्जाम में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी हो सकता है, ऑल्दो कभी कभी तुमको ये निकालना पड़ सकता है, इसलिए तरीका आना चाहिए, बट ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक भी यूज हो सकता है। क्या, जैसे A:B का रेशियो 2:3 है, तो ये पहला वाला जो है ये तो A है और ये क्या है B है, तो A:B कितना हो गया यहाँ पे 8/12, और 4 से कटेगा तो क्या आएगा 2/3 तो आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस और नो। फिर B:C चाहिए 4:5, 12, B कितना है 12 और C कितना 15, 12 पे 15, 4 3 से कटेगा तो 4/5 ही आएगा, फिर C:D 5 से कटेगा 3/7 ही आएगा, तो मैच कर गया इसलिए C। समझ में आया, ये भी एक तरीका हो सकता है। इस तरह क्वेश्चन करने का एक और तरीका हो सकता है, जो ऑप्शन दिया हुआ है तुम चेक कर लो हर एक रेशियो को, जैसे देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में अगर तुम देखेगा A:B कितना है 4/6, मतलब कितना होता है 2/3 होता है, फिर B:C 6/15, 3 से कटेगा 2/5 आएगा, जबकि यहाँ पे 4/5 है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में 4/12 का मतलब हो गया 1/3, जबकि हमको 2/3 चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा, और सी में सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर सी हो गया। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है, बट फिर भी आपको ब्रिजिंग आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम सम्स में ब्रिजिंग काम आ सकता है, प्रॉब्लम सम्स में ऐसा ऑप्शन तो रहेगा नहीं। ठीक है, इसका आपको पता तो होना चाहिए कि ब्रिजिंग करते कैसे हैं। अब यहां देखो, जैसे इसी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, A/B 2:3, मतलब A:B, तुमको A:B कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, फिर B:C कितना दिया हुआ है 4:5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B बाई A प्लस B प्लस C। तुमको A प्लस B:B प्लस C का वैल्यू निकालना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने एक बात लिखवाया था कि व्हेन वन और मोर रेशियो इज गिवन एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द अदर रेशियो देन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है पता है, देखो B कॉमन है, एक बार B का वैल्यू 3 और एक बार B का वैल्यू 4 है, तो B का वैल्यू 3 ले कि 4 ले, राइट, तो ऐसे भी पुट हम कर नहीं पाएंगे, तो मतलब क्या है अभी ऐसे हम पुट
नहीं कर पाएंगे कि दोनों का वैल्यू सेम, दोनों कॉमन एलिमेंट का वैल्यू सेम होना चाहिए। इसलिए क्या करना होगा, तुम इन दोनों रेशियो को ब्रिज कर लो। मतलब क्या निकालेंगे हम, A:B:C निकालेंगे, फिर हम वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, तब कोई दिक्कत नहीं है ना। A:B:C कैसे निकालते, ब्रिजिंग कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म के लिए दोनों फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, दैट इज 2 × 4। सेकेंड टर्म जब निकालना है, अब फर्स्ट वाले टर्म को चेंज करेंगे, 2 के बगल में क्या है 3 है, तो 2 के बदले 3 लिखेंगे और इनटू क्या लिखेंगे 4 जो है वही लिखेंगे। जब नेक्स्ट टर्म निकालना है, अब बेस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, लेकिन अब सेकंड टर्म चेंज करेंगे, 4 के बगल में क्या है 5 लिख दिए। समझ में आ रहा है ब्रिजिंग कैसे कर रहे हैं। और यहां पर बिना ब्रिजिंग के सम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑप्शन में A:B:C का वैल्यू गिवन नहीं है, ऑप्शन में A+B:B+C का वैल्यू गिवन है, इसलिए आपको ब्रिजिंग करना आना चाहिए। तो इन दिस केस A का वैल्यू कितना हो गया 8, B का 12 और C का 15। समझ में आया ब्रिजिंग कैसे किए, यस और नो। अब तुम वैल्यू को पुट कर लो, A का वैल्यू कितना 8 है, प्लस B का वैल्यू 12 है, इस टू B का वैल्यू 12 है और C का वैल्यू 15 है। ये कितना आ रहा है 20 और ये कितना आ रहा है 27। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, यस और नो। इज 100% क्लियर, पक्का क्लियर ये वाला। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको अभी सिखाता हूं। तो क्या सिखाएंगे कि कोई भी रूट राइट, कोई भी रूट nth रूट कोई भी नंबर का कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे लिखो, हाउ टू कैलकुलेट एनी रूट nth रूट यूजिंग कैलकुलेटर। यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हैं आपको अब ये सिखाने जा रहे हैं। जो हम बोल रहे थे ना क्यूब रूट निकालने सिखाएंगे नेक्स्ट सेशन में, मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा मन कर रहा है इसी लेक्चर में तुमको बता दे आज। ठीक है, तो सुनो। अच्छा, स्क्वायर रूट में तो प्रॉब्लम नहीं, आप जानते हैं ना स्क्वायर रूट में क्या होता है, ऐसे 2 या तो तुम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, या 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो स्क्वायर रूट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी क्यूब रूट वगैरह निकालने में प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो हमको क्यूब रूट निकालना है किसका, 8 का फॉर एग्जाम्पल। अब तुमको सिखाते कैसे करना है। इसका स्टेप नंबर 1 होता है टाइप x इन कैलकुलेटर। यहां पे x का मतलब क्या है, x का मतलब ये मतलब 8। चलो साथ साथ करो, आप सभी के पास नॉर्मल कैलकुलेटर होगा, तो अपने कैलकुलेटर में 8 प्रेस करो। इसके बाद स्टेप नंबर 2, प्रेस स्क्वायर रूट 12 टाइम्स। इसके बाद 12 बार स्क्वायर रूट प्रेस करो, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे सभी कोई, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार स्क्वायर रूट को प्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट, उसमें से 1 माइनस कर लो, जो आंसर आया उसमें से 1 माइनस करो, जो आंसर आया उसमें से 1 माइनस करो। फिर इसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है n से। या n का मतलब क्या है, जो रूट निकाल, जैसे क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 3 से, फोर्थ रूट निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे 4 से, फिफ्थ रूट निकालेंगे डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, तो nth रूट जैसे यहां पर क्यूब रूट निकाल रहे जो पहले 8 लिखा, उसके बाद स्क्वायर रूट कितने बार 12 बार, फिर -1। अब डिवाइड करेंगे किससे, क्यूब रूट निकालना है तो डिवाइड किससे करेंगे 3 से, फिर ऐड 1 टू इट। अब उसमें 1 ऐड कर लो, पहले 1 माइनस होता 1 ऐड कर लो,
इसके बाद क्या करना है पहले लिख लो, फिर बता रहे हैं। इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब एक बार इंटू, एक बार इक्वल टू, 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 ऐसे करके करते 12 बार करना है। इंटू इक्वल टू एक बार, इंटू इक्वल टू 2 बार, इंटू इक्वल टू 3 बार, इंटू इक्वल टू 4 बार, ऐसे करके 12 बार करना है। और देखो आंसर 2 आने वाला है। और चेक कर लो आंसर, देखो 2 आ रहा होगा। चेक कर लो, देखो आंसर 2 आ रहा होगा। सबसे पहले आपने 8 टाइप किया, उसके बाद स्क्वायर रूट आपने प्रेस किया 12 बार, देन 1 माइनस करना है, तो क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाई 3 कर लो, फिर इसमें 1 ऐड कर लो, और फिर इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार, एंड देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, आया कि नहीं? चेक करते 27 में, याद है 27 में क्यूब रूट में 3 लिखे थे, तो क्या करना होगा? पहले 27 लिखो कैलकुलेटर में, पहले कैलकुलेटर में 27 लिखो, उसके बाद स्क्वायर रूट कितने बार? 12 बार, स्क्वायर रूट 12 बार, उसके बाद -1, अब क्यूब रूट निकाल रहे तो डिवाइड बाई 3, देन +1, के बाद इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू, ऐसे करके 12 बार। तो देखना आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट में आ रहा होगा 3.01 ऐसा आ रहा होगा, कैलकुलेटर में एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्सिमेटी आएगा। ठीक है, बट तुमको समझ में आ रहा है ना, 3 आ रहा है आंसर। Is it fine? Okay, so this was all about ratio. मुझे उम्मीद है आज का सेशन से आपको एक पुश मिला होगा, जिससे आप और प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस आपको करना है। तो हम लोग का जो विजय बैच है जो 28 से चालू है, उसमें और ज्यादा प्रैक्टिस होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे पास्ट में से क्वेश्चंस होंगे, वो सारा चीज हम लोग करेंगे फ्रॉम 28th ऑफ मार्च इन द विजय बैच फॉर जून 24 एग्जाम। 2 बैच है, एक विजय बैच है, एक विजय प्राइम बैच है। विजय बैच में यू गेट सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक्स, एंड विजय प्राइम में यू आर गेटिंग हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स एज वेल at a very economical cost, and we are going to get best quality education at a very nominal price. So I hope to meet you all on 28th of March for our further sums, for our further discussion on this topic. That's all. Thank you.